स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको इन्फॉर्म किया गया है। अप्रैल के मंथ के समय आपके वहाँ पे एसआईआर का ड्राइव है कंडक्ट हो। तो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको एसआईआर का जो ड्राइव है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये ड्राइव है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्यों इसको कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको मैंडेट है कि फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में कंट्री के जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना है। तो फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर इलेक्शन है वो जब ही कंडक्ट होंगे जब इलेक्टोरल रोल है ट्रांसपेरेंट एंड प्यूरिफिकेशन के मैनर के रूप से सेटअप है वो रहेगा। तो आर्टिकल 324 के थ्रू तो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का। फिर आप देखिएगा आर्टिकल जो 325 है उसके थ्रू इलेक्टोरल रोल के बारे में मेंशन किया गया है कि हमारे यहाँ पे एक सिंगल इलेक्टोरल रोल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसी भी एक इलेक्शन के रिगार्डिंग में। और आर्टिकल 326 के थ्रू जो मैंडेट है वो बताया गया है कि किन पर्सन को आपको इंक्लूड करना है। एक तो आप देखिए कि जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि 18 ईयर का एज आपने कंप्लीट किया हो। सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि आपको इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो भी होना चाहिए। तो इन्हीं प्रोसेस के रिगार्डिंग में एसआईआर का ड्राइव कंडक्ट होता है इलेक्टोरल रोल को कंटिन्यूस वेरीफाई करने के पर्सपेक्टिव से। क्या स्टूडेंट्स, ये जो ड्राइव है वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में? आप देखिए कि फर्स्ट टाइम कंडक्ट है वो नहीं हुआ है, समय समय पे इसको काफ़ी बार कैरी आउट है वो किया गया था। लास्ट टाइम 2003-4 के समय में ये कंडक्ट हुआ था जिसमें वोटर्स का जो वेरिफिकेशन है वो किया गया था। और अब जो प्रेजेंट जो एसआईआर है उसके थ्रू आप देखिए कि जो न्यू वोटर हैं उनको मैपिंग जो ओल्डर यहाँ पे जो इलेक्टोरल रोल है उसी के साथ में किया गया है कि उनका मैपिंग हो, जो अपना यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें किस फैमिली मेम्बर से वो बिलोंग किया करते हैं या उनका जो फैमिली का अर्लियर रोल के अंदर में एनरोलमेंट था। जब इनिशियली ये ड्राइव स्टार्ट हुआ था बिहार के वहाँ पे, तो उस दौरान में आप देखिए कि जो आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी कार्ड है, उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस वो रेज हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। जो वहाँ के जो पिटिशंस हैं वो फाइल होती हैं, जिसमें आधार कार्ड है उसको इंक्लूड करने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंटरवेन किया कि आधार कार्ड को एज एक आईडी के रूप से इंक्लूड किया जाए, जिससे कि जो कॉमन लोग हैं अपना जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश है वो कर सकें। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो सेंसस के बारे में भी मेंशन किया है कि जो जनसंख्या का जो गणना है वो भी कैरी आउट होगा, सेंसस एक्सरसाइज भी। तो सेंसस का जो एक्सरसाइज हुआ करता है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है, तो आप देखिए कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एक विंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, उनके द्वारा जो सेंसस का एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बोथ प्रोसेस हैं, एक तो इलेक्शन की रिगार्डिंग में हुआ, एक आप देखिए कि पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशन करना है कितने लोग हैं इंडिया के अंदर में प्रेजेंट। तो ये तो बोथ एक्सरसाइज हैं, इसके लिए इन बोथ ऑर्गेनाइजेशंस का आप देखिए कि लोकल लेवल के ऊपर में जो कैडर है इनके जो पर्सनल हैं वो नहीं हुआ करते हैं। जिस भी स्टेट के अंदर में जब ये एक्सरसाइज होगा तो स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वहाँ के जो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए इस वर्क के अंदर। तो काफ़ी बार जब आप एजुकेशन के बारे में कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। काफ़ी बार आप देखिए कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में जो क्वालिटी एजुकेशंस है उसमें डिक्लाइन हुआ है। नंबर ऑफ एनरोल करने वाले जो चिल्ड्रन हैं उनका भी संख्या है वो डिक्लाइन हुआ है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कंटिन्यूस क्वेश्चंस हैं, जैसे राजस्थान में एक इंसिडेंट हुआ था मानसून के दौरान में कि स्कूल का बिल्डिंग है वो कोलैप्स हुआ जिसमें काफ़ी सारे चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ था। तो एक जो क्वेश्चन है वो स्कूल एजुकेशन के बारे में भी है कि वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो पर्सन है उनको अदर देन टीचिंग का जो एक्सरसाइज है उसके अंदर में इन्वॉल्व कर लिया जाता है और उनका जो जो मेन मैंडेट है मेन वर्क है उसको इम्पैक्ट वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एआई समिट के बारे में है बोथ न्यूज यहाँ पे। अब देखिए कि इंडिया के अंदर में एआई का जो इम्पैक्ट समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। अब इस समिट का बेसिकली आउटकम है वो क्या रहा, आउटकम यही रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो भी इसके अंदर में
पार्टिसिपेट करते, बट वहाँ पे यूएस के अंदर में जो फाइल्स के अंदर में इनका नेम आने की वजह से इनके द्वारा पुल आउट किया गया है। जो जो सबमिट है उसको एड्रेस है वो नहीं किया गया। और ये जो फाइल्स हैं जिसके अंदर तो आप देखिए कि ब्रिटेन से वहाँ ब्रिटेन से रिलेटेड भी एक पर्सन है, वहाँ की पॉलिटिकल जो पोस्ट है उसके ऊपर एक पर्सन थे, तो उनका भी नेम आया है, उनको अरेस्ट भी किया गया है वहाँ पे। बेसिकली एक पर्सन है यूएस से रिलेटेड जो कि इन्वेस्टर हुआ करते थे और सेक्सुअल ऑफेंडर के रूप से उनका जो नेम लिंक हुआ है, तो उसकी वजह से उनके साथ में जिन भी लोगों का नाम है उन फाइल्स के अंदर में उनकी रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बेसिकली क्रिएट हुए हैं, क्वेश्चंस मार्क किया गया है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए कि एआई समिट जो है क्या फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। इंडिया से पहले ये कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल यूके में ये स्टार्ट होता है, फिर आप देखिए कि साउथ कोरिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया और लास्ट टाइम जो है इसको फ्रांस में किया गया था। फिर फोर्थ समिट है वो इंडिया में हुआ है। ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले, नया जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर में, तो ये इंडिया का कंटिन्यूस यहाँ पे कुछ था। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट समिट है, जो फिफ्थ समिट है, वो कहाँ पे होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर में ऑर्गेनाइज होगा। तो इंडिया और स्विट्जरलैंड के जो रिलेशन है, हम मल्टीपल एरियाज के अंदर में कोऑपरेट किया करते हैं, ये स्विट्जरलैंड के जो लीडर हैं उनके द्वारा भी मेंशन किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट को एड्रेस करते हुए, एक तो आप देखिए कि जब समिट को एड्रेस कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा एक इनिशिएटिव है, भाषिनी नाम से एक इनिशिएटिव है। भाषिनी इनिशिएटिव के द्वारा उनका जो स्पीच है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर में स्ट्रीम हुआ था। अलग अलग लैंग्वेज के अंदर में आप देखिए कि वो, एक तो आपको ये प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि भाषिनी प्लेटफॉर्म किसका है, आईटी एआई का यूज करते हुए लैंग्वेज का जो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मानव नाम का एक एक्रोनिम है उसको भी यहाँ पे अनाउंस किया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका किस तरीके से यूज होना चाहिए। फर्स्ट आप देखिए कि एम का जो मीनिंग है मोरल और एथिकल वे के थ्रू एआई का यूज करना है, मोरल एंड एथिकल। फर्स्ट मोरल एंड एथिकल है। सेकंड यहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अकाउंटेबल, अकाउंटेबल गवर्नेंस ऑफ एआई मॉडल की जो एआई का जो मॉडल है, कोई भी मॉडल है वो अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नेंस के लिए, अकाउंटेबल टू गवर्नेंस। थर्ड यहाँ पे जो एन का है मीनिंग यही है कि नेशनल जो सोर्निटी होना चाहिए और डाटा के रिगार्डिंग में, कि जो कोई भी डाटा है तो नेशनल सोर्निटी के बारे में है, सोर्निटी ओवर द डाटा, कि आपका जो लोकल डाटा है वो अदर कंट्री के लिए नहीं जाए, जिसका मिसयूज है वो नहीं हो सके। और जो टर्म है ए, इसका मीनिंग है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो ग्लोबल साउथ है उसका मोर पार्टिसिपेशन न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो एआई के अंदर में जो एक्सेसिबिलिटी भी होना चाहिए और इंक्लूसिवनेस है वो भी यहाँ पे होना चाहिए, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। फिफ्थ जो टर्म है वी, उसका मीनिंग है वैलिड एंड लेजिटिमेट यूज करना है, मिस यूज नहीं होना चाहिए, तो वैलिड एंड लेजिटिमेट इसका यूज है वो किया जाना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट समिट स्विट्जरलैंड में होगा तो वहाँ के बारे में भी मेंशन है। स्विट्जरलैंड बेसिकली आप देखिए कि यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 कंट्रीज हैं उसका ये पार्ट है। 2024 के समय ही हमने उनके साथ में एग्रीमेंट है वो साइन किया। जो ये एग्रीमेंट है वो फ्री ट्रेड की रिगार्डिंग में है, जो हम इन 4 कंट्री से 24 के दौरान में साइन किए थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में भी है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी है। और आप देखिए कि फॉरेन कंट्री का जो कमिटमेंट कि इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट का भी एक डाटा उसमें कमिट किया गया है कि इतना जो एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट हैं वो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा न्यूज़ है जो पॉलिटिकल था, इस वजह से हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है फर्स्ट पेज के वहाँ से। तो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेटहुड के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड है उसका 40 एनिवर्सरी है, तो उसको यहाँ पे बताया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कैसे कैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ उसको एक बार रीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के समय हमारे जो स्टेट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ए बी सी और डी के रूप से। डी के अंदर में ओनली अंडमान एंड निकोबार था। अंडमान निकोबार इस साल न्यूज में है तो हो सकता है आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले।
और आप देखिए कि पहले भी यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मणिपुर के रिगार्डिंग में एक सवाल था कि मणिपुर कौन सा बी कैटेगरी में था या सी कैटेगरी के अंदर में। तो जब भी कोई स्टेट न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है तो उसको आप एक बार रेफर कर लिया कीजिए कहाँ पे वो मेंशन था। ए कैटेगरी, बी एंड सी, डी, इनका मीनिंग भी क्या है, कौन से यहाँ पे कमिश्नर स्टेट हुआ करते थे, कौन किसके अंडर में आया करता था, ये भी आपको रीड करना चाहिए। अपना जो बुक है लक्ष्मीकांत, उससे जाके आप इसको रीड कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स फिर वहाँ पे लैंग्वेज बेसिस के ऊपर में स्टेटहुड का डिमांड है वो इंक्रीज होता है। पहले जो डिमांड किया गया था वो किया गया था आंध्रा स्टेट के द्वारा कि जो तेलुगु स्पीकिंग पर्सन है उनके लिए आंध्रा स्टेट है उसको क्रिएट किया जाए। गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, 1948 के समय एस के धर नाम का जो कमेटी है वो बनाया जाता है। और एस के धर कमेटी ने क्या किया, यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम स्टेट बनाएंगे तो नहीं पॉसिबल है। इंडिया में आप देखिए कि जो लैंग्वेज है ओवर द 10 to 20 किलोमीटर के अंदर ही आपका जो डायलैक्ट है उसके अंदर में चेंज आता है, जो वे ऑफ स्पीकिंग है उसमें आपको चेंज मिलेगा, कल्चर के अंदर में चेंज मिलेगा 10-20 किलोमीटर्स के बिटवीन में। तो एस के धर ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय काफ़ी लार्जर डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, तो उन्होंने फिर खुद का एक कमेटी बनाया जिसको जीवीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया और पोटीश्री मालू नाम के जो पर्सन हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स उनका डेथ होता है, आंध्रा स्टेट को क्रिएट कर दिया जाता है वहाँ पे लैंग्वेज के क्राइटेरिया के ऊपर में। और फिर एक फजल अली कमेटी बनती है, फिर बनता है फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी के द्वारा भी एक लैंग्वेज और एक स्टेट का, वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया। बट लैंग्वेज को आप एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ये यहाँ पे बताया फजल अली कमेटी ने। और वहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में उनका रिकमेंडेशन था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। और 1956 के समय हमारे जो स्टेट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर में डिवाइड कर दिया। कैसे एरिया जो स्टेटहुड हैं उनको तो स्टेट बना दिया गया, 14 उस समय स्टेट हुआ करते थे और 6 जो है वो यूटी हुआ करती थी। तो 14 स्टेट और 6 यूटी हैं वो उस समय क्रिएट होती हैं। अब ये जो जर्नी है उसको हम प्रेजेंट समय में देखते हैं। अब देखिए कि आंध्रा स्टेट बन चुका है, यहाँ पे 14 स्टेट हैं, 6 यूटी हैं। नेक्स्ट जर्नी में आपको 1960 के समय देखने के लिए मिलेगा। 1960 में क्या होता है, जो गुजराती स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए गुजरात बना दिया जाता है। जो बॉम्बे स्टेट जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था गुजरात और महाराष्ट्र का, उसका नाम कर दिया गया महाराष्ट्र। तो नया स्टेट कौन सा बनता है, गुजरात। यहाँ पे नया स्टेट है वो बना है गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के लिए। और बॉम्बे स्टेट को रीनेम क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र उसको कर दिया गया, जिसमें मराठी स्पीकिंग पीपल्स हैं वो रहा करते थे। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो जो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे पोर्तुगीज का प्रेजेंस था लार्जर वे के अंदर में, उनको इंडिया के अंदर में इंक्लूड किया गया, जिसमें दादर एंड नागर हवेली है। 10th, 12th एंड 14 के थ्रू पुडुचेरी यहाँ पे इंक्लूड हुआ था। 10th और 12th के थ्रू आप देखिए कि दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव का जो एरिया है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। 14 के थ्रू जो पुडुचेरी है, गोवा भी इसके अंदर में इंक्लूड हुआ है, गोवा जहाँ पे पोर्तुगीज का रूल हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से उनका इंक्लूजन है वो होता है वो यूनियन टेरिटरीज के रूप से। तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैं वो यहाँ पे इंक्रीज है वो करेगा। फिर नया जो स्टेटहुड है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बनता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से नया स्टेट कौन सा बनेगा, 1962 के समय में नागालैंड को स्टेटहुड दे दिया गया। वहाँ के लोगों का डिमांड था कि उनको तो एक अलग नेशनलिज्म का जो अलग से जो देश है वही बनना है, इस तरीके का उनका डिमांड था। तो नागालैंड को जो स्टेटहुड है वो दे दिया जाता है 1962 के समय में। फिर आप देखिए कि 1966 के समय में जो पंजाबी सूबा मूवमेंट होता है, पंजाबी सूबा मूवमेंट के थ्रू पंजाब के अंदर में जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स हैं, जो ऑलरेडी पंजाब हुआ करता था, तो नया स्टेट ये नहीं है। हरियाणा एक नया स्टेट बनता है हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के लिए 1966 के समय में। और आप देखिए कि उसी दौरान में जो हिमाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वहाँ पे, तो उनको यूटी बनाया गया, जिनको कि 1971 के समय स्टेटहुड दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को। तो दो नए स्टेट यहाँ पे फिर से बने हैं, पहला गुजरात बना, फिर नागालैंड बना, और फिर आप देखिए कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से उनका क्रिएशन हुआ।
फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में लिटिल बिट चेंज होगा, 3 नए स्टेट वहाँ पे बनाए जाएंगे और 2 यूटी बना दी जाएंगी। जब आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का मैप आप देखते हो तो आप देखिए किस तरीके से जो फार ईस्ट के अंदर में सबसे टॉप के ऊपर में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे सदर्न पार्ट में कौन है, मिजोरम है। त्रिपुरा है जो इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। तो जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, सबसे टॉप के ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश, सबसे सदर्न में मिजोरम, इन दोनों को यूटी बनाया गया और बाकी 3 नए स्टेट वहाँ पे बनते हैं। 3 कौन कौन से, एक तो आप देखिए कि वहाँ पे जो नया स्टेट बनता है वो है मेघालय, मेघालय, मणिपुर और स्टूडेंट्स मेघालय मणिपुर के अलावा त्रिपुरा। तो ये 3 नए स्टेट वहाँ पे क्रिएट हुए। अब ये जो 2 स्टेट हैं जिनको यूटी बनाया गया था, इनको बाद में स्टेटहुड है वो ग्रांट होता है। इसी वजह से हम 40 यहाँ पे एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए कि फिर किसके रिगार्डिंग में चेंजेस हैं, सिक्किम है। सिक्किम के लोगों का डिमांड था कि इंडिया के अंदर में उनको इंक्लूड किया जाए, तो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को इंक्लूड किया गया। सिक्किम को इंक्लूड किया गया, आप देखिए कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और उस समय फिर इसको आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल के थ्रू इंक्लूजन हुआ था। फिर लोगों का डिमांड था कि एसोसिएट स्टेट हमको नहीं बनना है, फुल फ्लेज स्टेट बनना है। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को एज ए फुल फ्लैज स्टेटस है वो दे दिया गया 1976 के समय। सिक्किम के बाद में जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है जिनको यूटी बनाया गया था, और गोवा जिसको भी यूटी के रूप से इंक्लूड किया गया था 10-12 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो अब देखिए कि गोवा को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को स्टेटहुड है वो 1986-7 के समय मिलता है। 1986-87 के समय ये स्टेटहुड है वो मिलता है। तो इस तरीके से स्टेटहुड था। फिर 2000 के समय में क्या होता है, 2000 में उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उनका क्रिएशन हुआ। 2013 के समय तेलंगाना को क्रिएट कर दिया गया। 2019 के समय जो जम्मू एंड कश्मीर और को बाइफरकेट करते हुए 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप से। और उसी दौरान में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव जो अलग अलग यूटी हुआ करते थे उनको यूनाइट करके एक ही यूटी है वो बना दिया गया। तो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव बोथ यहाँ पे एक ही यूटी के रूप से सेटअप हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जर्नी था जिसको हमने अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि बॉन्डेड लेबर के बारे में है। 1976 के समय हमारे यहाँ पे कानून आता है कि बॉन्डेड लेबर का जो प्रोसेस है उसको अबोलिश करना है। और ये जो लास्ट आप देखिए कि 50 ईयर्स का जर्नी है वो किस तरीके से रहा है बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग, तो लिटिल बिट रिलीफ है वो बताया गया है कि कुछ रिलीफ का सिचुएशन था। बट आप देखिए कि ये कम्प्लीटली हमने यहाँ पे जो फोर्स लेबर का जो प्रोसेस है उसको एग्जिस्टेंस में लाया। तो अब अभी आप देखिए कि फोर्स लेबर स्टिल एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है पर्सन का, किस तरीके का, आप देखिए कि जो सिचुएशन के अंदर में है, तो काफ़ी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो 50 ईयर्स के बारे में बाद में भी लिटिल बिट रिलीफ है, बट स्टिल इसका एग्जिस्टेंस है हमारे आइसोलेटेड एरियाज के अंदर में। स्टूडेंट, जो गुप्ता एम्पायर हुआ करता था, गुप्ताज के समय में आप देखिए कि जो फोर्स लेबर है उसको किस नाम से जानते थे, बॉन्डेड लेबर को। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या उसको विस्ती के नाम से जाना करते थे, क्या उसको विस्ती के नाम से जाना करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मुगल्स का जो एरा है उस दौरान में आप देखिए कि लार्जर वे में जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जाती थी। लास्ट ईयर जो, सॉरी, लास्ट वीक में जब फ्राइडे का न्यूज़पेपर था तो उसमें हमने किस बिल्डिंग के बारे में रीड किया था, हमने लोधी गार्डन के बारे में रीड किया था। लोधी गार्डन जिसके अंदर में आप देखिए कि जो लोधी डायनेस्टी के एक रूलर हैं उनका वहाँ पे टॉम है वो सिचुएटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है प्रेजेंट समय में दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर ही एक सफदरगंज नाम का जो टॉम सिचुएटेड है, ये किसका बेसिकली किसका मेमोरी के अंदर में इसको बनाया गया है, तो उसको फोटो के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है। जो सफदरगंज का जो टॉम है वो आप देखिए कि 1754 के समय में, 1754 के समय में मुगल जो एम्पायर है उसके एक गवर्नर हुआ करते थे, अवध के एक पर्सन हुआ करते थे, मंसूर खान सफदरगंज हैं, उनका मेमोरी के अंदर में इसको 1754 में बनाया गया, 2-3 ईयर बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये लास्ट बिल्डिंग था, उसके बाद में कोई लार्जर बिल्डिंग है वो नहीं बनता है मुगल्स का जो
पैट्रोनेज है उसके थ्रू में। और इसमें मुगल आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन है कि किस तरीके से वहाँ पे डोम है उसको बनाया जाता था। पूरे एरियाज में जो छतरीज हैं वो हुआ करती थी। वाटर का प्रेजेंस जो कि समर के समय रिलीफ प्रोवाइड करता है। चार बाग स्टाइल ऑफ आपको गार्डन्स हैं वो मिलेंगे, बीच के अंदर में बिल्डिंग होती है, चारों तरफ 4 आइडेंटिकल जो गार्डन्स हैं वो हुआ करते हैं। और इस तरीके से आप देखिए कि जो वर्क है वो आपको मिलता है कि किस तरीके से वहाँ पे जो वर्क है वो किया जाता था, कैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो होता था। बेसिक ही अगर आपको नहीं पता है तो आर्ट एंड कल्चर का जो भी बुक आप रीड करते हो उसमें आर्किटेक्चर के बारे में जाके पढ़ना कि मुगल आर्किटेक्चर के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। कुछ आपको मेंशन कर दिया जाएगा, जाली वर्क है, वाटर का प्रेजेंस होना बिल्डिंग के पास में, और आपको छतरीज का प्रेजेंस होना, रेड एंड वाइट मार्बल है उसका यूज किया जाना, या रेड एंड वाइट स्टोन है उसका यूज किया जाना। तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो मुगल आर्किटेक्चर के हैं, किस किस थिंग्स को मुगल आर्किटेक्चर में यूज किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नीलगिरी तहर के बारे में है। नीलगिरी तहर क्या है, आप देखिए कि सदर्न इंडिया के अंदर में नीलगिरी तहर है वो पाई जाती है, जिनके हैबिटाट लॉस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। सेकंड आप देखिए कि इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। और जो 16 फॉरेस्ट है उनका आप देखिए कि जो लॉस होने की वजह से, उनका जो कम होने की वजह से इनका ओवरऑल पॉपुलेशन में भी या हैबिटाट लॉस के अंदर में भी डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहा करता है, मुथुवन नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी है। मुथुवन नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी है। तो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि कैसे इनको फिर से लाने के लिए उस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में इंगेज है वो किया गया। जैसे हम कच्छ का जो रीजन है वहाँ पे मालधारी नाम का एक ट्राइब के बारे में रीड करते हैं कि बन्नी ग्रासलैंड को कैसे उन्होंने रिवाइवल है वो किया है। तो ये नीलगिरी तहर है। सबसे ज्यादा इसका संख्या कहाँ पे है, इसका सबसे ज्यादा संख्या है केरल का जो इराविकुलम नेशनल पार्क है वहाँ पे। तो इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर इनका हाईएस्ट संख्या है। और तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 के अंदर में इनको प्रोटेक्ट किया गया। बोथ जो एडिटोरियल्स हैं ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। अभी आप देखिए कि जो रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं डाटा डिजिटल जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की रिगार्डिंग, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग में तो जो चेंजेस हुए हैं तो उसमें यही आरटीआई का जो प्रोसेस है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग में इसका चैलेंज किया गया। पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर आप डिनाई करोगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो मैंडेट है उसको ये डिफीट होगा। डिफीट किस तरीके से होगा कि हर एक इन्फॉर्मेशन को किसी ना किसी तरीके से पर्सनल वे में बता दिया जाएगा, और आरटीआई के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं यहाँ पे रिवील होगा। ऑलरेडी आप देखिएगा आरटीआई का जो वर्किंग प्रोसेस है, ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पशन है वो इसको दिए गए हैं। आरटीआई का जो सेक्शन 8 है इसके थ्रू कुछ एजेंसीज का जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आया करता है, कुछ ग्राउंड्स हैं वो भी वहाँ पे मेंशन है। तो उसी के रिगार्डिंग में है कि प्राइवेसी भी इम्पोर्टेंट है, बट ट्रांसपेरेंसी या गवर्नेंस है उसको ये हैम्पर नहीं करना चाहिए, उसका पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है वो आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, डीजीसीए का जो प्रपोजल है उसके बारे में है। डीजीसीए ने कहा है कि जो फ्लाइट के अंदर में जो डिस्ट्रप्शन को क्रिएट करते हैं तो एयरलाइन है वही यहाँ पे डिसीजंस को लेंगे, एयरलाइन डिसीजंस को कैरी आउट करेंगे कि जो डिस्ट्रप्शन करने वाले पर्सन हैं उनको बैन कितने दिन के लिए रोकना है फ्लाइंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है कि ये यहाँ पे जो फ्लाइट ओवर रीच का जो इनको पावर देने का प्रपोजल बताया गया है, तो किसी भी तरीके से किसी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस आप देखिए कि अपील करता है तो उसको उसको आप देखिए कि उस प्रोसेस को यहाँ पे अंडरमाइन ना किया जाए, उसका अंडरमाइन है वो ना हो। अगर किसी को ग्रीवेंस है तो उनके द्वारा ऑब्जेक्शन उसको किया जाएगा, और उसको फ्लाइट डिस्ट्रप्शन का पार्ट के अंदर में इंक्लूड करते हुए कहीं उनको बैन ना कर दिया जाए, मिसयूज कहीं इस प्रोसेस का ना हो, तो उसके बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके अंदर में ईरान कंटिन्यूस आपको फोकस के ऊपर मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि 2013 के समय में ओबामा के जो लीडरशिप है उसके अंदर में यहाँ पे ईरान के साथ में नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। 2015 के समय में जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया, जिसको हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के रूप से।
तो 15 के समय में ये साइन होता है, जिसमें P5+1 नाम के जो कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर लेटर फेज में आप देखिए कि नए प्रेसिडेंट वहाँ पे पावर में आते हैं। नए प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि 2018 के समय वो इस एग्रीमेंट से एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद में उनके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट में सैंक्शन है वो लगा दिए गए। फिर से वो पावर में आई हैं वो प्रेसिडेंट, उन्होंने फिर से नेगोशिएशन करने के लिए या वहाँ पे आप देखिए कि इंटरवेन करने का भी उनका जो जो मेंशन किया गया था उनके द्वारा। तो ईरान इस तरीके से कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। हमारे इंडिया के लिए किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, जिस तरीके से यूएस सैंक्शन को इम्पोज करता है, तो हमारा कंटिन्यूस जो ऑयल सप्लाई है उसके अंदर में डिस्ट्रप्शन है वो क्रिएट होता है। काफ़ी सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं ईरान के अंदर में, जैसे कि चाहबार पोर्ट का एरिया है। चाहबार पोर्ट जो हम सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, अफगानिस्तान, उनके साथ में ट्रेड के लिए हमने उसको सेटअप किया था। तो स्टूडेंट्स, अब ओवरऑल आप देखिए कि इंडिया के जो स्टेक्स हैं उनकी रिगार्डिंग में भी कंसर्न्स को क्रिएट करता है। इंडिया को अपना एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसको कैरी आउट करना चाहिए। ये ईरान के जो लीडरशिप है उन्होंने काफ़ी बार उनके एडिटोरियल्स के अंदर में, जनवरी के समय जो एडिटोरियल्स आए थे न्यूज़पेपर में, उन्होंने उसमें भी उनका यही मेंशन था कि इंडिया का यह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, किसी अदर कंट्री का इन्फ्लुएंस के ऊपर में उनका ऑयल परचेज डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो यूज करने से जो डिनाई है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीबीज के बारे में है, फ्रीबीज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं कोर्ट के द्वारा। फ्रीबीज का वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप देखिए कि जो फ्री के अंदर में कुछ थिंग्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। कहीं ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको तो आप देखिए कंटरमाइन नहीं करता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन है वो होना चाहिए। और यहाँ पे जो फ्री बीज में आप देखिए कि कुछ जो थिंग्स हैं जो फ्रीली वे के अंदर वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो अनचेक वे के अंदर में इनका अवेलेबल करवाया जाना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको क्वेश्चन है वो किया गया है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रीबीज आप देखिए कि जो करप्ट प्रैक्टिस का जो पार्ट हुआ करता है, करप्ट प्रैक्टिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 123 के अंदर में जो मेंशन है उसमें इसको इंक्लूड है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो फॉर्मर जनरल हैं उनका आप देखिए कि मेंशन है इंडिया चाइना का जो बॉर्डर एरिया है उसको अनरिजोल्व कंडीशन में होना एक रीजन है जो हमारे टाइज को इम्पेक्ट करता है। T488 किलोमीटर का बॉर्डर है बिटवीन इंडिया और चाइना, जो कि 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट्स? नॉर्दर्न पार्ट को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, लद्दाख के वहाँ पे जो सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि मिडिल सेक्टर का पार्ट है जो कि लेस डिस्प्यूटेड है। और स्टूडेंट्स फिर हमारे यहाँ पे मैकमोहन लाइन है जो कि अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे पास है वो हुआ करती है। तो मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और मिडिल सेक्टर जो कि लेस डिस्प्यूटेड है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर में आप देखिए कि जो नुब्रा वैली का एरिया है, गलवान वैली का एरिया है, ये कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में रहे हैं। मिडिल सेक्टर के अंदर में भी जो नाथुला है, सिक्किम के वहाँ पे जो नाथुला जो प्रेजेंट है, जिसमें 1967 के समय में कन्फ्लिक्ट है वो हुए थे। कर्नल रायसेन यादव हैं जिन्होंने काफ़ी, आप देखिए कि जिनको कि टाइगर ऑफ नाथुला के रूप से भी हम कंसिडर करते हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आप देखिए कि जो रेजांगला का जो बैटल हुआ था 1962 में, जो रेजांगला होता है, इसमें हमारा जो 13 कुमाऊं के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कैसे उस रेजांगला को आप देखिए कि प्रोटेक्ट किया गया था, उस एरिया को चाइनीज जो अटैक है उससे। और फिर मैकमोहन लाइन है जो कि वहाँ पे भी आप देखिए कि कुछ एरियाज में डिस्प्यूट आपको मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे तवांग का जो एरिया है जिस पे अपना क्लेम करता है चाइना कंटिन्यूस। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन था इस जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में। क्या इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया का किसी अदर कंट्री के साथ में? तो आप देखिए कि 4096 का हमारा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ में शेयर होता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट है बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक की रिगार्डिंग में, जो इजराइल ने अपने डिसीजंस लिए हैं, तो इंडिया ने आप देखिए उस एग्रीमेंट के अंदर में साइन है वो नहीं किया था, बट अब यहाँ पे इंडिया ने उस एग्रीमेंट को साइन किया है जो कि इजराइल का वेस्ट बैंक के ऊपर में जो कंट्रोल है उसको कंडेम करता है, उसको कंडेम है वो किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि सिटीजनशिप की रिगार्डिंग में है कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं वहाँ से जो 6 कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन है, 6 कम्युनिटी वहाँ पे मेंशन है, तो उससे रिलेटेड जो पर्सन इंडिया में माइग्रेट करते हैं तो उनको आप देखिए कि जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। एक टेन्योर है, एक टाइम पीरियड है, वो भी यहाँ पे मेंशन है।
तो इस एक्ट को चैलेंज किस वजह से किया गया था? एक तो आप देखिए कि रिलीजन को एज ए क्राइटेरिया यूज किया गया, जो कि हमारे यहाँ पे बेसिक ग्राउंड नहीं है सिटीजनशिप को गेन करने का। सिटीजनशिप को गेन करने का यहाँ पे 5 ग्राउंड हैं, जिनको कि हम ब्रांड के नाम से जानते हैं। बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है, और आप देखिए कि डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू। तो ये सिटीजनशिप का एक्ट है, उसको चैलेंज किया गया है। कोर्ट आने वाले समय में इसको सुनेगा। फिर आप देखिए कि सूडान के बारे में मेंशन है। सूडान के अंदर में कंटिन्यूस वायलेंस है। यूएन का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ पे गया था, उन्होंने बेसिकली मेंशन किया है कि जीनोसाइड का एक्टिविटी है वो सूडान में देखने के लिए मिला है। ये स्टूडेंट, जब हम कोंगो रीजन के बारे में रीड करते हैं तो क्या सूडान कोंगो का पार्ट है क्या? जो सूडान जो है वो कोंगो का पार्ट है या नहीं है? तो ये आप बताना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। साउथ कोरिया के फॉर्मर लीडर जिनको कि कुछ जेल हुआ है उसके बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। पेरू के वहाँ पे, पेरू लीमा का जो जगह है, पेरू के वहाँ पे क्या हुआ कि आप देखिए कि स्टेबल गवर्नमेंट ना होने की वजह से लास्ट 10 ईयर में वहाँ पे 8 पॉलिटिकल लीडर्स चेंज हुए हैं। तो एक जो वहाँ पे ओल्डर जो लीडर हैं उनको आप देखिए कि इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप से अपॉइंट किया गया। और पाकिस्तान का जो तालिबान के साथ में जो डिफरेंसेज है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, पाकिस्तान और तालिबान के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से है, कंटिन्यूस टेंशन है ईरान और यूएस का। वहाँ पे यूएस ने अपना जो डिफेंस फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया है वेस्ट एशिया के अंदर में। और फिर आप देखिए कि यूएन ने कहा है कि इजराइल फोर्सेज और हमास के द्वारा, बोथ के द्वारा जो एट्रोसिटीज है उनको कमिट किया गया है गाजा के अंदर में, गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।